हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे हमारे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे. Alphonse Daudet was born in the year of 1840, died in the year of 1897. He was the French novelist and a short story writer as well. So the story that you will be reading in this chapter is set in the days of Franco-Prussian War that happened in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Ottoman Bismarck. Prussia then consisted of what now known as Germany, Poland and parts of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. And read the story to find out what effect this had on the life at school. Well, यहाँ पर पहले तो हमें ऑथर के बारे में बताया गया कि जो ऑथर हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है. अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में जो आप मतलब पढ़ेंगे, जो कहानी आप पढ़ेंगे, वो किन दिनों की बात है, जब एक वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर. फ्रैंको का मतलब क्या है? फ्रांस. प्रूशियन का मतलब क्या है? तीन नेशन से मिलकर प्रूशियन बना था. और वो नेशन कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. सो ये तीन नेशन से मिलकर क्या बना था? जो है प्रूशिया बना था, राइट. सो अगर हम इस वॉर की बात करें तो प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था. और जब ये वॉर हुआ था उस टाइम पर प्रूशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क. अब जब इस वॉर में प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था तो उस टाइम पर फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट जो थी उसको कैप्चर कर लिया गया, जिनका नाम क्या है? एल्सेज एंड लोरेन. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एल्सेज एंड लोरेन किसकी थी? फ्रांस की, राइट. और प्रूशिया ने फ्रांस को जब हराया तो इन दोनों पर उन्होंने अपना एक इम्पोजिशन कर दिया, या फिर ये कह लो कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया था. अब आगे जो भी आप इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे वो आपको ये बताया जाएगा कि लोगों पर इस वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा था. एंड आप बहुत सारे लॉसेस इसमें देखेंगे. लॉसेस किस तरीके के? लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ द एजुकेशन, लॉस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग द कंट्री. बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लेसन्स भी आपको समझने को मिलेंगे कि एक इंसान के लिए उसकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अब आगे देख लेते हैं हम आगे अब स्टोरी पढ़ेंगे, राइट, लाइन बाय लाइन. अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो स्टोरी है ये नरेट कौन कर रहा है. तो यहां पर एक नरेटर है जो एक स्कूल गोअर है, मतलब छोटा सा वो बच्चा है जो स्कूल जाता है, जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है. एंड ये जिस स्कूल में जाता है वहां पर एक टीचर है जिनका नाम क्या है? एमएल. एम डॉट, दैट मीन्स मिस्टर को फ्रेंच लैंग्वेज में एम डॉट लिखा जाता है, तो इसीलिए ये मिस्टर एमएल नाम है इनका. तो मिस्टर एमएल जो कि फ्रेंच टीचर हैं, फ्रांस स्कूल में जाता है इनके और इनसे पढ़ता है, ठीक है. तो जो भी आप इसमें स्टोरी सुनेंगे, जो भी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, वो जो एक छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा है वो हमें अपने नजरिए के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेंस के थ्रू यहां बताएगा कि लोगों ने क्या क्या उस टाइम पर फील किया था. किस टाइम पर? जब बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया था कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स में अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है. अगर अभी तक आपको आगे का पार्ट नहीं समझ आया या कुछ ऐसे नहीं समझ में आया तो पहले हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड द इम्पोजिशन ओवर द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. I started for school very late that morning. Now who is I? Narrator. And what is the name of the narrator? Franz. So Franz is saying that he was getting late that morning and he was in great dread of scolding. Great dread means he was in fear. He was in acute fear because उसको डर था कि उसको डांट पड़ेगी. But डांट क्यों पड़ेगी? Especially because Mr. Amel had said that he would question us on participles. क्योंकि डांट इसलिए पड़ने वाली थी, स्कूल में आज उनके जो टीचर है मिस्टर एमएल, वो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे
पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर। एंड फ्रांस डिड नॉट इवन नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। तो पहली लाइन में क्या बताया गया कि जो फ्रांस है उस दिन उसने काफी लेट शुरुआत की स्कूल जाने की, और वो काफी लेट हो गया था, और उसी दिन स्कूल में एक टेस्ट या कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने थे पार्टिसिपल्स के ऊपर, एंड फ्रांस को कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स का। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. अब थोड़े टाइम के लिए, for a moment, मतलब for a minute, उसने क्या सोचा कि rather than going to school, he would run away. वो कहीं बाहर भाग जाएगा जहां पर वो अपना टाइम स्पेंड करेगा। ना वो घर में जाएगा, ना वो स्कूल में, बल्कि वो बाहर अपना टाइम स्पेंड करेगा। It was so warm and bright. The birds were chopping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. यहां पर वो क्या बोलते हैं, यहां पर वो ये बात बोलते हैं कि वो बाहर टाइम इसलिए स्पेंड करना चाहता था क्योंकि उस टाइम पर काफी वार्म एंड ब्राइट डे था। दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेरी सनी डे। सनी डे का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इसका मतलब ये है कि जो जो फ्रांस रीजन है ये काफी कोल्ड है, और जब भी धूप वगैरह आती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है जो है सन बेस्किंग करना, राइट। तो इसने सोचा कि रादर देन गोइंग टू स्कूल ही वुड स्टे आउट अंडर द सन बिकॉज इट वाज सो ब्राइट डे। एंड साथ ही साथ उसने क्या बताया है हमें कि मैं बर्ड्स को चर्प करते हुए सुनूंगा, उनकी आवाज सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड जो सॉ मिल है, सॉ मिल क्या होती है, जहां पर लकड़ी का काम होता है। तो एक मिल थी जहां पर लकड़ियों का काम होता है, उस मिल के पीछे एक खुला सा मैदान था, और उस मैदान में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करना। तो सोल्जर्स अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। अब यहां पर चिल्ड्रन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रूशियन का मतलब क्या है, जर्मन पीपल। एंड फ्रांस जो नरेटर है वो कहां से बिलोंग करता है, ही बिलोंग टू फ्रांस, राइट। तो फ्रांस में जर्मन लोग जो थे वो आ गए थे। दैट मीन्स जब हम यहां से कहानी पढ़ रहे हैं, यहां एक चीज समझ आती है कि यहां से जो कहानी है वो इस टाइम पर है तो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट की कहानी, लेकिन इस टाइम पर किसका इंपोजिशन है, जर्मन पीपल का, क्योंकि प्रूशिया ने कंट्रोल कर लिया था दोनों डिस्ट्रिक्ट को। एंड फ्रांस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, एल्सेज, राइट। सो जो जर्मन के सोल्जर्स थे वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। और एक चीज यहां से समझ लेना कि इस टाइम पर जो फ्रांस के लोग थे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर लिविंग अंडर द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ जर्मन पीपल। यहां पर चिल्ड्रन एक चीज और समझ में आती है कि अगर जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहां का लेते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था, राइट। तो यहां पर जितने भी रूल बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, क्या वो हमारे बेनिफिट्स के लिए थे या उनके बेनिफिट्स के लिए थे, उनके लिए थे ना। सिमिलर वे प्रूशिया के जितने भी इन्होंने ड्राफ्ट्स तैयार किए थे, किसके लिए, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की उनके लिए, तो क्या वो फ्रेंच पीपल के लिए बेनिफिशियल थे या प्रूशियन पीपल के लिए। सो ऑब्वियसली प्रूशियन के लिए ही वो बेनिफिशियल थे। तो यहां पर एक चीज जो आपको समझनी है, इट इज अ सिंबोलिज्म ऑफ द लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कि सोल्जर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फ्रेंच पीपल के पास इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और धीरे धीरे उनकी जॉब भी जा रही थी, राइट। It was all much more tempting than the rule for participles. And जो भी इसने बाहर का सिनेरियो देखा, फॉर एग्जाम्पल birds were chopping, it was very sunny and bright day, and military exercise हो रही थी सो मिल के पीछे जो बड़ा सा खुला सा मैदान था उसमें। तो ये कहता है कि ये सब चीजें ना बहुत ही टेम्पटिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, रादर देन क्रैमिंग द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन इसने अपने आप को रोका, अपनी टेम्पटेशन को रोका और भाग कर ये स्कूल चला गया। हालांकि वॉज गेटिंग लेट बट स्टिल उसने क्या किया, अपने आप को रेजिस्ट किया, बाहर नहीं गया,
बल्कि भाग कर वो स्कूल चला गया। कई बार सीबीएसई आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगी ये लाइन देकर, और सीबीएसई में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, इसमें फ्रांस का कौन सा ट्रेट दिखता है, कौन सा ट्रेट दिखता है? तो आप आंसर में लिखेंगे डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि फ्रांस जो है वो डिटरमिन्ड है, तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all of our bad news had come from there. The loss of battles, the draft, the orders of the commanding officer. अब यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है? यहां पर इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो स्कूल जा रहा था भागकर, तो बीच में एक टाउन हॉल है, एक ऐसी जगह है जहां पर सारे टाउन के लोगों के लिए एक बुलेटिन बोर्ड लगाया गया है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जिस पर आप नोटिस लगाते हो या फिर जिस पर आप इंफॉर्मेशन को स्टिक करते हो, है ना। जैसे आपके स्कूल में कोई भी चीज अगर फंक्शन वगैरह होने वाला है तो आपको, या कोई भी अगर एक ऑर्डर आने वाला है कि स्कूल का टाइम ये है, सब बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में आएंगे, प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म में, तो इस तरीके का जो भी नोटिस लगता है वो बुलेटिन बोर्ड पर लगेगा, ताकि सब बच्चे उस बुलेटिन बोर्ड पर आकर पढ़ लें और सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। इन अ सिमिलर वे एल्सेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती थी तो वो इसी बुलेटिन बोर्ड से पढ़ते थे। ऑलराइट, तो जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसे क्या दिखता है? टाउन हॉल, और उस पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन थी। फिर वो कहते हैं वैसे भी इस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से बहुत बुरी खबरें सुनने को आ रही थी। किस तरीके की बुरी खबर? कि हम लोग बैटल हार गए प्रूशियन से, हम लोगों को जो भी ड्राफ्ट, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रूशिया से आते हैं उसमें हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है, एंड जितने भी ऑर्डर्स हम लोगों के लिए आते हैं कमांडिंग ऑफिसर से, वो भी हमारे लिए ऑर्डर्स सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं? जर्मन पीपल के लिए। सो whenever आई एम सेइंग जर्मन और प्रूशिया, इट इज द ऑल्टरनेट नेम। ओके, प्रूशिया पहले कहा जाता था, मॉडर्न डे उसका नाम क्या हो गया है? मॉडर्न नेम जर्मनी। ठीक है, तो कमांडिंग ऑफिसर्स ये कहां से थे? ये प्रूशिया के थे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती थी, और आज भी उसे ये लगा था पता नहीं कौन सी बुरी खबर जो लगी हुई है यहां पर इस बुलेटिन बोर्ड पर, कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। तो वो कहता है कि यहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी थी उस बुलेटिन बोर्ड पर। वैसे भी इस बुलेटिन बोर्ड पर हमें हमेशा बैड न्यूज देखने को मिलती है, चाहे वो कैसी भी न्यूज हो। पिछले 2 सालों से तो हम यही सुनते आ रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। एंड जब वो स्कूल जा रहा था ऐसे भागकर, तो वो 2 सेकंड के लिए सोचता है अब क्या हो गया, अब ऐसी कौन सी बुरी खबर है जो बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई है। बट लिटिल फ्रांस वॉज गेटिंग लेट एंड वेट अ मिनट, आई एम सॉरी, Little Franz was getting late, so he did not pay much attention to the bulletin board, और उसने नहीं पढ़ा कि क्या लिखा हुआ था। तो अब वो क्या करता है? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Do not go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." Now what do you mean by this? वो कहता है कि उसने स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड नहीं पढ़ा। वो जो है हरी मतलब बहुत तेजी से भाग रहा था स्कूल के लिए, एंड इतना तेजी से जितना वो तेजी से भाग सकता था। सो राइट, ही वॉज रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। अब बीच में उसको किसी की आवाज सुनाई दी। जिसकी आवाज उसे सुनाई दी वो कौन था? ब्लैक स्मिथ। नाम क्या था उसका? वॉचर। तो ये जो ब्लैक स्मिथ है इसका नाम था वॉचर। ठीक है, तो जो वॉचर है वो वहां पर अपने अप्रेंटिस के साथ आया था। अप्रेंटिस मतलब जो हेल्पर होते हैं या फिर जो काम सीख रहे होते हैं। तो देयर वाज दिस गाय हु वाज अंडर वॉचर, जो कि ब्लैक स्मिथ का काम सीख रहा था। तो वॉचर एंड ये अप्रेंटिस टाउन हॉल में क्या कर रहे थे? वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ने आए थे, इंफॉर्मेशन पढ़ने आए थे। ठीक है, तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा, एंड जो वॉचर है उसने किसको बुलाया? फ्रांस को बुलाया, और फ्रांस को बोलकर वो कहता है कि इतने भागकर कहां जा रहे हो? छोटे से प्यारे से बच्चे बब को हम
छोटा सा बच्चा जो होता है जिसका नाम हम नहीं जानते उसको बब कहते हैं, तो वो आउट ऑफ अफेक्शन कहते हैं कितना तेजी से क्यों भाग के जा रहे हो बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब बहुत, एम्पल टाइम है स्कूल जाने के लिए। अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपको सरकाज़म देखने को मिलेगा। सरकाज़म कैसे, किस तरीके का, क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड पर था वो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। सो बेसिकली बुलेटिन बोर्ड पर यह लिखा हुआ था कि जो कैपिटल है बर्लिन, किसकी, प्रूशिया की, मॉडर्न डे इट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। सो बर्लिन से ये ऑर्डर आया था एल्सेज एंड लोरेन के लोगों के लिए कि आज से इन दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जो कि ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को नहीं पता थी क्योंकि उसने तो बुलेटिन बोर्ड पढ़ा नहीं था, बट वॉचर ने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया था। तो वो कहीं ना कहीं एक टोंट मार रहे थे कि कहने का मतलब है कि तुम आज तो इतनी तेजी से भाग के जा रहे हो एक लैंग्वेज वो सीखने के लिए जो हमारी थी, लेकिन अब से तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है हमें पढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम क्यों इतनी तेजी से भाग के जा रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है जर्मनी की लैंग्वेज सीखने का, विच इज जर्मन। I thought he was making fun of me and reached Mr. Amel's little garden out of breath. अब ऑब्वियसली सी बात है ये सरकाज़म या ये टोंट जो है वो लिटिल फ्रांस नहीं समझता। उसको लगा कि ये मेरा बस मजाक बना रहा है तेजी से भागने का, और फ्रांस ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। एंड फ्रांस जो है वो पहुंच जाता है स्कूल में। अब ये स्कूल क्या है, ये छोटे से गार्डन के अंदर स्कूल है जो कि मिस्टर एमएल वहां रहते भी हैं, मतलब मिस्टर एमएल का घर भी है वो स्कूल भी है, राइट। सो मिस्टर एमएल के लिटिल से गार्डन में वो पहुंचता है एंड ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब ही वॉज पैंटिंग, क्योंकि भागा भागा वो स्कूल आ रहा था, राइट। तो इसीलिए ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। All right, next. Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Children, यहां पर ना जो स्कूल का यूजुअल रूटीन है, जो डेली रूटीन है, वो बताया गया है। नाउ व्हाट इज द डेली रूटीन हियर? वो कहता है कि हम मेरे स्कूल में ना कभी शांति नहीं रही थी। अगर आप स्कूल का यूजुअल डे देखो तो फ्रांस कह रहा है कि मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा बसल होती है। बसल मतलब बहुत शोर शराबा होता है, एंड इतना शोर शराबा होता है कि बाहर आप गली में खड़े होके भी सुन सकते हो, गली तक भी आवाज आती है स्कूल के बच्चों की। फिर वो कहते हैं कि कौन कौन सी आवाज आती है। पहला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जो बच्चे हैं वो यहाँ वहां भागते हैं, कभी बेंच पे बैठेंगे, कभी जाएंगे, कभी उठेंगे, तो वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क की आवाज आती है ना। वो कुछ ऐसे डेस्क होते हैं ना जो कुर्सी पर ही इस तरीके से टेबल भी लगी हुई होती है, मतलब कोई सपोर्ट के लिए ऐसे सामान रखने के लिए रखा हुआ होता है उस पर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क की आवाज आती है। दूसरी किस चीज की आवाज आएगी कि बच्चे अगर लेसन्स को रिपीट करेंगे तो वो यूनिसन करेंगे। यूनिसन का मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग असेंबली में सब इकट्ठा होते हो और गॉड्स प्रेयर करते हो तो वो यूनिसन मेथड में करते हो, राइट। एक साथ करते हो, एक साथ बोलते हो। इन अ सिमिलर वे ही सेज कि जितने भी बच्चे हैं जब वो पढ़ाई करते हैं या कुछ भी लेसन्स को रिपीट करेंगे वो एक साथ करते हैं। तो जो बहुत ही लाउड आवाज होती है बच्चों की, और हमें कंसंट्रेशन के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने कानों पर हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि सब बोल बोल कर पढ़ते हैं। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग। रैपिंग मीन्स स्ट्राइक। एंड जो टीचर हैं उनके, जिनका नाम क्या है? मिस्टर एमएल। मिस्टर एमएल की क्या हैबिट है? वो टेबल पर बार बार जो उनके हाथ में रूलर होता है उससे वो रैप करते हैं, मतलब स्ट्राइक करते हैं टेबल को। टेबल पर फटाक से वो इस तरीके से क्या मारते हैं? अपना रूलर उस पर मारते हैं, राइट। नाउ इट वॉज सो स्टिल।
अगर आप यहां देखो तो यहां पर इन्होंने 3-4 चीजें बताई हैं कि डेली बेसिस पर उनके स्कूल में क्या क्या होता है। बट अब क्या था, अब कुछ अलग था। वो कहते हैं कि आज जब मैं स्कूल के लिए काफी लेट पहुंचा, इट वॉज सो स्टिल। स्टिल का मतलब बहुत शांति थी, बहुत कामनेस थी, कोई भी नहीं बोल रहा था। जो यूजुअली इतनी सारी आवाजें सड़कों पर सुनाई देती थी, आज कोई भी आवाज स्कूल से नहीं आ रही थी। And then further he says that I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted on का मतलब क्या होता है? Dependent. So he was dependent on the commotion to capture his desk without being seen. That means what? जब हम स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सब बच्चे शोर शराबा करेंगे, हम छुपके से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर काउंटेड ऑन, डिपेंडेंट एंड कमोशन का मतलब हलचल। बच्चे यहां से वहां भाग रहे होते हैं, शोर शराबा हो रहा होता है, तो उसको कमोशन कहते हैं। तो वो कहता है कि यार मैं वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो गया था और मैंने तो ये प्लान बनाया था कि सब बच्चे शोर शराबा कर रहे होंगे, मैं तो फटाफट से स्नीक पीक करके अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। मैं तो इसी प्लान पर डिपेंड था। बट उस दिन तो सब शांत थे। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन स्कूल ही नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो संडे की सुबह हो। अब संडे की सुबह क्यों कही गई है? क्योंकि संडे को ऑफ होता है, हॉलीडे होती है, हॉलीडे के दिन ही जो है स्कूल शांत होता है। तो वो यहां पर कहना चाह रहा है कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो स्कूल में छुट्टी हो, कोई भी बच्चा वहां ना हो, इतनी शांति थी। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places. Mr. Amel walking up down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो क्या कहता है कि मैंने विंडो के थ्रू क्या देखा कि मेरे क्लासमेट्स जो है ना, वो तो चुपचाप अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। कोई यहां से वहां दूसरे डेस्क पर जाकर नहीं बैठा हुआ था। जो जो उनकी जगह थी, अपनी अपनी जगह पर वो बैठे हुए थे। माइट बी दे वर सिटिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स और समथिंग लाइक दैट। मिस्टर एमएल जो है वो क्लास के अंदर घूम रहे थे, अप डाउन घूम रहे थे। एंड आज वो अपने आयरन रूलर से टेबल को स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने आयरन रूलर को अपनी आर्म के अंडर में छुपा रखा था। यहां पर एक चीज ध्यान रखना चिल्ड्रन, टेरिबल का मतलब क्या है? टेरिबल का मतलब है कि जो भी ये आयरन रूलर यूज करते थे ना मिस्टर एमएल, वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए था, बच्चों को मारने के लिए नहीं था, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां पर टेरिबल वर्ड यूज किया गया कि बच्चे इसको देख कर डर जाते थे। I had to open the door and go in front of everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Now he says what? कि अब आप सोचो कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसने अब क्लास के अंदर बैठना था, तो उसने सबके सामने दरवाजा खोला एंड वो सबके सामने वहां खड़ा हुआ था। एंड सब इमेजिन कर सकते आप लोग, मतलब रीडर्स को बोल रहा था, यू कैन इमेजिन कि मैं कितना ब्लश कर रहा था ना। ब्लश हम कब करते हैं? हम जब खुश होते हैं। लेकिन यहां पर ब्लश का मतलब क्या है? वो शर्म के मारे लाल हो गया था। कहने का मतलब है जब हम ब्लश करते हैं तो हम लाल हो जाते हैं, राइट? तो उसका फेस इस टाइम पे बिल्कुल लाल हो गया था शर्म के वजह से कि अब मुझे डांट पड़ेगी, और वो डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नथिंग हैपेंड का मतलब क्या? उसे जो डर था कि मिस्टर एमएल उसे डांटेंगे, मिस्टर एमएल ने तो उसे डांटा नहीं। मिस्टर एमएल सॉ मी एंड वेरी काइंडली ही सेड, Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. तो यहां पर फ्रांस को वो क्या बोलते हैं? मिस्टर एमएल डांटते नहीं है, rather than reprimanding him, what he says, he asks Franz to grab his seat quickly. क्योंकि जो मिस्टर एमएल है वो अब चैप्टर शुरू कर रहे थे उसके बिना। नेक्स्ट, I jumped over the bench and sat down at my desk. Obviously, अब मिस्टर एमएल ने उसको डांटा नहीं, तो वो जंप करके फटाफट से अपने बेंच पर जाता है और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाता है। Not till then when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a black cap in silk मटीरियल। यहां पर फ्रांस कहते हैं कि वो बैठे ही हुए थे अपने डेस्क पे, एंड वो जैसे ही अपने डर से बाहर आए तो फ्रांस ने एक चीज नोटिस की।
एक चीज ध्यान रखना, फ्रांस बार बार चीजों को नोटिस कर रहा है, तो दैट मीन्स वो एक ऑब्जर्वेंट बॉय है। इस तरीके के क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ लेता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो फ्रांस है वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, और जैसे ही वो अपने डर से बाहर आता है वो क्या देखता है, द ड्रेस ऑफ मिस्टर एमएल। क्या ड्रेस थी कि मिस्टर एमएल ने उस दिन ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा कोट पहना हुआ था एंड एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि क्या थी, फ्रिल्ड थी। ऑलराइट, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, ये रहा पिक्चर फ्रांस का। नाउ ही सेइंग व्हाट, दैट फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, एक ब्लैक कलर की सिल्क मटेरियल में कैप थी, एंड ये सारी चीजें, शर्ट, पैंट, कोट, एवरीथिंग, ये क्या थे, एम्ब्रॉयडरी इन पर बनी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी। देन ही नेवर वो ऑन इंस्पेक्शन, आई एम सॉरी, आई रेड द लाइन incorrectly. I'm reading the line again. All embroidered that he never wore except on inspection and price days. अब यहां पर फ्रांस कहते हैं कि ये जो भी कपड़े बता रहे हैं यहां पर, जो इन्होंने यहां पहने हुए थे, किसने, मिस्टर एमएल ने, ये कपड़े ना वो ऐसे यूजुअली नहीं पहनते थे, स्पेशल दिनों में पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन डे हो स्कूल में, या फिर स्कूल में कोई फेलिसिटेशन हो रहा हो, तब वो ऐसे कपड़े पहना करते थे। तो फ्रांस वाज लिटिल शॉक्ड कि यार आज सर ने क्यों ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो ये कपड़े बहुत ही स्पेशल दिनों में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है, सीरियस, बिल्कुल शांत। एंड इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, कि भाई जो सर ने स्ट्रेंज कपड़े पहने थे, इसके अलावा जो दूसरी चीज उसने ऑब्जर्व की वो ये थी कि पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज लगा उस दिन, क्योंकि बहुत शांति थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। नाउ ही सेज व्हाट, ही इज सेइंग दैट ऑन अ डेली बेसिस जो उनकी क्लास में बैक बेंचेस थे, जो पीछे वाले बेंचेस थे, वो हमेशा खाली रहते थे, राइट। बट उस दिन सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी कि उन बैक बेंचेस पर आज के टाइम पर कौन बैठा हुआ था, आज विलेज पीपल बैठे हुए थे, और बहुत ही चुपचाप और शांति से बैठे हुए थे, जैसे कि हम बच्चे बैठे हुए थे, मतलब वो एज अ स्टूडेंट बैठे हुए थे जो विलेज पीपल थे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज उसे बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइजिंग लगती है कि हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट विलेज पीपल वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस एंड ऑन दोज बेंचेस which used to be empty all day long. Old Hauser with his primer, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. अब वो कहते हैं कि कौन कौन पीछे बैठे हुए थे, सारे रिटायर्ड लोग बैठे हुए थे एंड एजेड लोग बैठे हुए थे। जैसे कि एक होजर, जिसका नाम होगा, ये कोई पोस्ट नहीं है, होजर जो कि बहुत बूढ़े थे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने एक हैट पहनी हुई थी थ्री कॉर्नर्ड। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसी चीजें भी क्यों बता रहा है कि थ्री कॉर्नर्ड उसने हैट पहनी हुई थी या वो बूढ़े थे, ये सब बताने की क्या जरूरत है। एक्चुअली यहां पर ध्यान रखना कि सीबीएसई ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि एक पैराग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहां से जो भी आपको सेंसरी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, या सेंसरी इमेजेस जो भी होती हैं, या ऑडिटरी या विजुअल इमेजेस जो हैं, उनकी डिटेल बताओ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्रांस जो है हमें इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा है ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो, तो ये सेंसरी डिटेल्स में आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सीबीएसई पूछता है, एक पैराग्राफ दे देगा और आपको बता देगा कि इसमें कौन सी, इसमें ढूंढ कर बताओ कि कहां पर सेंसरी डिटेल्स बताई हुई है। तो ये सेंसरी डिटेल्स में आ जाती है कि थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, एक कोट पहना हुआ था जो ग्रीन कलर है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगी कि एक हैट है थ्री कॉर्नर्ड तो आपके दिमाग में वो थ्री कॉर्नर्ड वाली हैट आ जाएगी, राइट। या मैं अगर ये बोलूं कि कोई कोट है जो ग्रीन कलर का, आपके दिमाग में वो इमेज आ जाएगी। तो सेंसरी डिटेल्स होती हैं ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है सीबीएसई। फिर आगे क्या बताया गया, एक
मेयर था जो फॉर्मर मेयर था। मेयर फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो रिटायर हो चुका था। एक पोस्ट मास्टर था जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका था। फॉर्मर मतलब पहले, मतलब वो पहले पोस्ट मास्टर था, नाउ ही इज रिटायर्ड, ही इज स्टिल पोस्ट मास्टर बट रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ओल्ड होजर, मेयर एंड पोस्ट मास्टर, एंड इनके अलावा कुछ और गांव के लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब जो विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे वो सब बहुत ही सैड थे। होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. फिर यहाँ क्या बताया गया, यहाँ ये बताया गया कि जो ये होजर है, इसने जो है अपने हाथ में एक प्राइमर भी रखी हुई है, जो ये इसने अपने नीज पर एक प्राइमर भी रखी हुई है। प्राइमर क्या होती है? प्राइमर वो होती है वो बेसिक बुक जिसकी अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो उसकी जो बेसिक से डिटेल होंगी वो प्राइमर होती है। फॉर एग्जांपल हम इंडियन पीपल हैं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो फ्रेंच लैंग्वेज को आप ऐसे ही एकदम से नहीं सीख सकते हो कि आप एडवांस लेवल की बुक्स खरीद लो। आपको पहले बेसिक बुक्स लेनी पड़ेंगी कि हमें ये तो पता चले ABCD को कैसे लिखा जाता है, एंड फिर अगर मैं बोलूँ A फॉर एप्पल तो एप्पल को कैसे लिखा बोला जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज में, वो सब कहने का मतलब उसे प्राइमर कहते हैं। तो वो प्राइमर काफी ओल्ड थी, इसीलिए वो एजेस से, मतलब वो जो प्राइमर थी, वो जो बुक थी, वो ऐसे कोनों से फटी हुई थी, ठीक है। थंब थी, थंब का मतलब क्या होता है? टोन, फटी हुई थी क्योंकि वो पुरानी प्राइमर थी, और वो प्राइमर को होजर ने अपने नीज पर रखा हुआ था एंड ओपन करके बुक को रखा हुआ था, तो और उन पेजेस पर उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स रखे थे। तो यहां पर भी हमारी एक सेंसरी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है कि हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि किस तरीके से बुक खुली होगी, उनके ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे होंगे, राइट। नेक्स्ट, while I was wondering about it all, Mr. ML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." यहाँ पर क्या बोलते हैं मिस्टर एमएल बोलते हैं, जैसे वो चेयर पे बैठते हैं और मिस्टर एमएल क्या बोलते हैं, बड़े ही ग्रेव एंड जेंटल टोन में बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा लास्ट लेसन है। अब ये सुनकर मिस्टर एमएल की ये बात सुनकर फ्रांस एकदम शॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो ये सब सारी चीजें वंडर कर रहा था। क्या क्या चीजें वो वंडर कर रहा था कि हमारा जो स्कूल है उसमें इतनी शांति क्यों है, आज के दिन इतना सोलम या सीरियस क्यों है। दूसरा, वो किस चीज पर वंडर कर रहा था कि मिस्टर एमएल ने इतने स्पेशल कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जैसे कि वो स्पेशल ओकेजन पर आए हों। थर्ड, कि ये जो विलेजर्स हैं ये पीछे क्यों बैठे हैं, वो ये सब चीजें सोच रहा था। इतने में मीनवाइल मिस्टर एमएल कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर कि ये तुम्हारा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है और ये ऑर्डर आया है बर्लिन से। अब ध्यान रखना, एल्सेज एंड लोरेन दोनों ही अब जर्मनी के अंडर थे, तो इसलिए उनको जर्मनी की बातें माननी थी, राइट, क्योंकि उनको कैप्चर किया हुआ था। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, एंड कल से उनको एक नया मास्टर पढ़ाने आएगा जो उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा। एंड देन he says that this is your last French lesson that he is going to deliver, so he wants everybody to be attentive। मतलब कहते हैं कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज के बाद मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से मुझे सुने, ठीक है। What a thunderclap these words were to be। thunderclap मतलब अशोक, तो उसे एक बहुत शौक लगा सुनकर। Oh, the wretches मतलब evil people, evil poor people। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है कि wretches का मतलब क्या है, evil poor people। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसके लिए बोल रहा है, ये जर्मनी या फिर प्रूशियन पीपल के लिए, प्रूशियंस के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर वो कहते हैं कि Oh wretches, that was what they had put up at the town hall. Now he came to know what Voucher was telling him. Voucher बोलता है ना, do not go so fast, bub, you have plenty of time to reach to school and study, right? तो यहाँ पर वो ये समझता है oh wretches मतलब वो जो evil लोग हैं, कौन? प्रूशियन या जर्मनी के जो evil लोग हैं, उन्होंने ये सब लगा रखा था बुलेटिन बोर्ड पर हमारे टाउन हॉल पे। Again, bad news for him.